Hello everyone, welcome to the classroom where we grow together. तो आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल द क्लासरूम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जो JSSC CGL जो परीक्षा आने वाली है उस एग्जाम्स के लिए, जिसको झारखंड सचिवालय के नाम से भी जानते हैं। तो उस सचिवालय के एग्जाम्स में जनरल साइंस के पोर्शन से 20 क्वेश्चंस आ गए। तो हम उसको, जो उसका सिलेबस है उसी को आधार मानकर हम जनरल साइंस की लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं, जो आप लोगों को लाभ पहुंचा सकती है और बिल्कुल ही पहुंचाएगी अगर आप इसको ध्यान से अच्छे से अगर आप कवर करते हैं तो बिल्कुल ही फायदेमंद होगा। तो हम अभी फिजिक्स की लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर हो चुकी है, 1 और 2, और जिसमें हम लाइट को कवर कर रहे हैं, ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं। आज फिजिक्स की तीसरी लेक्चर है, जिसमें हम प्लेन मिरर तो पहले पढ़ ही चुके थे, और प्लेन मिरर के बाद जो मिरर आते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और 2 लेंस भी होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। हम उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों के ना चित्र बनते हैं, फिगर बनते हैं, जहाँ पर कुछ जैसे कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ फोकस है, ये 2F है, समान दूरी पे इसकी, और ये इन्फिनिटिव है, जहाँ यहाँ पे मिरर रखा होता है, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, और इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे ये सब आते हैं। एक यहाँ पे रखा होता है, एक यहाँ पे रखा होता है, एक यहाँ। तो इसमें टोटल 12 चित्र आपके कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से बनते हैं, और 12 चित्र आपके कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से बनते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि अभी इसको हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स रहे हैं झारखंड के, या फिर कहीं के भी आप एग्जाम्स अभी ले लो, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। अभी ये ट्रेंड में बिल्कुल ही नहीं है, और खासकर झारखंड वाले एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे। तो हम पहले पूछे क्या जा रहे हैं, इसकी यूजेस, इसकी उपयोग कहाँ यूज किए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उसके बारे में। तो पहले हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, इसको हम लेक्चर फिजिक्स के जब भी खत्म होने पर रहेगा तो लास्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके यूजेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिरर लेते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर हमने पढ़ा था, तो पहले मिरर से स्टार्ट करते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी यूजेस क्या क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल जुड़ रहे हैं। तो पहला है, तो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग गाड़ियों के हेडलाइट्स में करते हैं। आप इसको हिंदी में कर लें, अवतल दर्पण, जो हिंदी वाले हैं इसको कहते हैं अवतल दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण।
तो इसको यूज जो किए जाते हैं, पहला जो है हेडलाइट्स, दूसरा कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण है, इसका यूज हम लोग सेविंग सेविंग करवाने सैलून में जाते हैं, तो वहाँ जो मिरर लगी होती है वो आपकी कॉनकेव मिरर होती है। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं वो टेलीस्कोप जो परावर्तित करते हैं, तो आप ऐसे लिखें इसको रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में अपना लिखते हैं, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा हिंदी में, क्योंकि दोनों लिखना पॉसिबल नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। और चौथा, इसको सोलर कुकर में, सोलर कुकर होते हैं आजकल काफ़ी चल रहा है, उनमें भी इसको यूज किया जाता है। ये कॉन्केव मिरर की यूजेस है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस। पहला, आपने कभी अगर कभी बाहर कहीं घूमने गए हो पहाड़ी इलाकों में, तो आप देखते होंगे जब वहाँ पर बहुत सारी जो सड़कें होती हैं मुड़ने की, तो वहाँ पर शीशा लगा होता है ताकि आपको दिख जाए कि दूसरे साइड से कोई गाड़ी तो ना आ रही। तो वहाँ पर जो शीशा लगे होते हैं वो जो रोड टर्न जो होते हैं, रोड टर्न ग्लास होते हैं, वहाँ पे आपके कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। दूसरा जो है साइड मिरर, या फिर कह लें गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स होते हैं। और रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के, अगर आप गाड़ी में बैठे हो कार पे, तो अंदर में एक शीशा लगी होती है जिससे पीछे का व्यू दिखता है, रियर व्यू मिरर। उसमें भी ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के यूजेस थे और ये कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अब आते हैं यूजेस ऑफ लेंस के बारे में। लेंसेज के उपयोग, तो लेंस जो है एक कॉनकेव लेंस होते हैं और दूसरा जो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, दूसरा जो है आपके कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस, मायोपिया आपने सुना है? जो इंग्लिश वाले हैं इसको मायोपिया लिखें, और जो हिंदी वाले हैं जो इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया में जो ग्लास लगते हैं चश्मे के, वो कॉनकेव लेंस होते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा एयर बबल जो वाटर में बनते हैं, एयर बबल इन वाटर। एयर बबल जो बैलून सा कवर सा, बैलून के कवर जो स्पेरिकल होते हैं, उसमें जो जो बबल्स बनते हैं, देखो वो बबल्स जो बनते हैं वो दिखते कॉन्वेक्स लेंस की तरह, लेकिन वो होते हैं कॉनकेव लेंस। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, क्योंकि लोगों को देखने में लगता है कि वो कॉन्वेक्स लेंस हो और आंसर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस माना है।
लेकिन एक्चुअली में वो कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। अब आते हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में आप ऐसे याद रखें कि जितनी भी चीज़ें जैसे कि जो हम यूज करते हैं, जैसे कैमरा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। दूसरा, ह्यूमन का जो आई है, आंखें जो हैं, मनुष्य की आंखें हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और आपके प्रोजेक्टर में आपके कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, एक तो और जो है जैसे कि यहाँ पे मायोपिया में कॉन्केव लेंस यूज होते हैं, तो इस यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया में, जिसको दो दृष्टि दोष कहते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चार चीज़ों के बारे में मैंने बताया, चार चीज़ों का उपयोग के बारे में, ये सारे आपको रट जाना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिगर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है और मैं वो भी करवा दूंगा आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें पहले कवर किए जो सिलेबस में दे रखा है, जो अप्लाइड चीज़ें हैं वही पूछी जानी है, ऐसा सिलेबस में लिख रखा है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी और इनके आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे पहले कवर करवाया। मैंने पहले भी कहा कि उन चीज़ों को मैं पहले कवर करवाऊँगा जिसके लिए आपको रिवीजन करने के लिए ज़्यादा समय मिल सके और जो आपके लिए ज़्यादा फायदा मिले। तो लेंस, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इनकी उपयोगों के बारे में जाना, और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के उपयोगों के बारे में जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कलर जो थ्योरी है, जैसे कि दो चीज़ें होती हैं। एक प्राइमरी कलर्स होते हैं, जिन्हें प्राइमरी कलर्स का दर्जा दिया गया है क्योंकि उनसे ही मिल करके आपके वाइट कलर बनते हैं और उनसे ही मिल करके आपके सारे कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स क्या क्या होते हैं आप ऐसे लिखिए, मैं इसको बहुत ही तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये है प्राइमरी कलर। कौन कौन है? रेड, एक रेड है, एक ग्रीन है, और ब्लू। और ब्लू, ठीक, इन्हें प्राइमरी कलर कहा जाता है। तो कई बार तो क्वेश्चन सीधे आते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, और आपको कलर्स बहुत सारे बता दिए जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन वायलेट, क्यान मेजेंटा येलो, ये या फिर येलो वाइट ब्लू कर करके आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं।
तो आपको ये याद रखना कि प्राइमरी कलर जो होते हैं रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं RGB, R से रेड, G से ग्रीन और E से ब्लू। ठीक है। अब इसके अपोजिट भी कलर्स होते हैं, जैसे कि इसके अपोजिट क्यान होते हैं, मैजेंडा होते हैं और येलो होते हैं। येलो को तो पीला कहते हैं, मैजेंडा को मैजेंडा ही कहते हैं, और क्यान को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद फिरोजी कलर कहते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट थे। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि रेड के अपोजिट कौन सा कलर होता है, ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर होता है, और ब्लू के विपरीत कौन सा कलर होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें आती है, इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से सुनो। अब देखिए मैं बताता हूँ, अगर रेड को अगर रेड को और ग्रीन को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बने। देखो, रेड के अपोजिट कौन सा है, क्यान, और ग्रीन के अपोजिट कौन सा है, ग्रीन के अपोजिट कौन सा, मैजेंडा है। तो ना क्यान बनेंगे और ना ही मैजेंडा बनेंगे। बाकी कौन सा रह गया, इसके जो इन दोनों को, इन दोनों के अपोजिट वाले जो को छोड़ करके जो बची है वही कलर आपके। तो इन दोनों, रेड के अपोजिट क्या है और ग्रीन के अपोजिट मैजेंडा है, तो बचे कौन, ये दो। तो जब रेड को जोड़ेंगे और ग्रीन को जोड़ेंगे तो इन दोनों को अपोजिट वाले को छोड़कर जो बचा हुआ है वो बनेंगे। इनको याद करने से अच्छा है ये आप अच्छे से समझ जाए। ये लो, अब अगर हम ग्रीन को और ग्रीन को और ब्लू को जोड़ दें, अगर दो कलर को मिलाते हैं, ग्रीन को और ब्लू को, तो कौन सा कलर बनेगा। चलो सोचिए कि ग्रीन के अपोजिट मैजेंडा है, ग्रीन के अपोजिट मैजेंडा है और ब्लू के अपोजिट येलो है। तो इन दोनों के अपोजिट तो यहाँ पर है, बचा हुआ कौन, क्या। तो जब ग्रीन को मिलाएंगे और ब्लू को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, क्या। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक इसी तरह जब रेड को ठीक इसी तरह जब रेड को और ब्लू को मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा। देखो रेड के अपोजिट कौन सा है, रेड के अपोजिट हमें क्या है और ब्लू के अपोजिट हमें येलो है। तो बचा कौन सा, मैजेंडा बचा। तो रेड और जब ब्लू को मिलाएंगे तो हमें मैजेंडा मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन से कलर को मिलाने पे कौन सा कलर हमें मिलेगा। ठीक है। ये अपोजिट है, ये बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और जब रेड को ग्रीन को और ब्लू को अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो वाइट मिलेगा। और क्यान को और मैजेंडा और येलो को मिला दे
तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो की कलर का होता है। इसको ब्लैक भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर। ये प्राइमरी कलर है और इसको हम सेकेंडरी कलर भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी कलर कौन सा है? रेड है, ग्रीन है और ब्लू। और सेकेंडरी कलर कौन सा है? क्या है? मैजेंडा है और येलो है। रेड ग्रीन ब्लू को मिलाने पे हमें व्हाइट कलर मिलेंगे और क्या, मैजेंडा येलो को मिलाने पे हमें ब्लैक कलर मिलेंगे। और ये वाला भी मैंने समझाया आपको, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। जब क्वेश्चन आए तुरंत आप वहीं पे सॉल्व कर दें इसको, ठीक है। तो ये चीजें थी कलर थ्योरी। अब आते हैं, तो हमने इसके बारे में बात किया था जब लेंस पढ़ रहे थे, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया के बारे में। आंखों में ना डिफेक्ट हो जाते हैं जब हम कभी कभी बहुत ज़्यादा अंधेरे में मोबाइल चला करके देख रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, तो आंखों में थोड़ी, या फिर ज़्यादा नज़दीक से आंखें रख करके पढ़ रहे हैं तो आंखों में डिफेक्ट होते हैं। तो आई डिफेक्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया कि मायोपिया होता है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हाइपर मेट्रोपिया होता है। तीसरा जो होता है एक प्रेस बायोपिया होता है। ये ज़्यादातर बुढ़ापे की वजह से होते हैं। और एक होते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो देखो, मायोपिया में कहेंगे होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको निकट की चीजें दिखती है। निकट दृष्टि दोष बहुत लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ होता है, उसका मतलब सोच लेते हैं कि निकट वाली चीजें ना दिखती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मायोपिया में निकट वाली चीजें दिखती है, नियर वाली जो चीजें वो दिखती है, ठीक है। दूर वाली चीजें नहीं दिखती। और इसमें लेंस जो है कॉन्केव लेंस लगते हैं, ठीक है। और दूर की चीजें नहीं दिखती है। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें दूर की चीजें दिखती है और नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। लेंस कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रहता है और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में ना ही नजदीक दिखती है और ना ही दूर दिखती है, दोनों ही नहीं दिखती। तो इसमें हमें दोनों लेंस लगते हैं, बाइफोकल लेंस मिला करके लगते हैं। इसमें भी हमें दूर की चीजें नहीं दिखती है और नियर की चीजें नहीं दिखती है। और इसमें जो आपकी जो लेंस लगी है वो सिलिंड्रिकल लगी, सिलिंड्रिकल लेंस लगी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगर दिक्कत होता है ना कि मायोपिया में, कई बार ऐसा हो जाता था कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगना है, कॉनकेव लगना है, लेकिन हम कॉन्वेक्स मान के चले जाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाया था, मैं भी आपको काम आ जाए। कि मायोपिया
तो ठीक है, माई पियर इज इन केव, जो मेरी पिया है वो केव में। पिया उसको कहते हैं, इसको क्या करते हैं प्यास से, ठीक है। तो मायोपिया, इसको याद रख लीजिए। तो जब केव आ जाए तो समझ लीजिए कौन केव में है। और दूसरा एक तो आता है कि हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर में मेरे पिया ने वैक्स कर लिया, ये करवा दिया। तो हाइपर मतलब गुस्से में मेरे पिया ने वैक्स कर लिया। पता नहीं फिर वैक्सीन वाली जो स्ट्रिप होती है वो आपके चिपकाया और उखाड़ दिया। तो हाइपर में मेरे पिया ने वैक्स कर लिया। तो जब हाइपर मेट्रोपिया है तो समझ लेना कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे, और जब मायोपिया है तो समझ लेना कॉनकेव लगेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके मिरर और लेंस और आई डिफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं उन चीज़ों पे, क्योंकि हमने पहले रिफ्लेक्शंस पढ़ा था शुरुआत में, और उसके बाद भी चीज़ें जो आती हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होती है, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिफ्रैक्शन होते हैं, आपके डिस्पर्सन होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, कि हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा अभी तक और चीज़ों को नहीं देखा। स्कैटरिंग होती है। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। डिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं विवर्तन। डिस्पर्सन को कहते हैं वन विक्षेपण। इन एक मिनट, इंटरफेरेंस की स्पेलिंग गलत है, तो सुधार लेते हैं। इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्कैटरिंग को कहते हैं, और इस स्कैटरिंग को कहते हैं, स्कैटरिंग का हिंदी आती है ये परिकिरणन होता है ना, परिकिरणन, जिसको परिकिरणन कहते हैं। और इसको व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है, और क्योंकि इनसे बहुत सवाल बनते हैं कि तालाब में मछली हमें जिस गहराई में दिखती है वो उस गहराई में नहीं होती, तो किसकी वजह से होता है। सीडी डीवीडी को इधर उधर घुमाने पे हमें बहुत सारे कलर दिखते हैं, वो किसकी वजह से होता है। और लाइट जो कलर्स जो बढ़ते हैं, रेनबो जो हमें दिखते हैं, वो किसकी वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें स्कैटरिंग, जो कलर मतलब प्रकाश की किरणें जब आती है तो कलर स्कैटर होती है, फैल जाती है चारों तरफ, वो कैसे होता है। और स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रश्न आती है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, कि
रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरणें आती है और एक मीडियम पे आने के बाद वो मुड़ जाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट्स, प्रकाश का मुड़ना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब मेन चीज क्या है इसमें रिफ्लेक्शन में कि कोई इसकी यूजेस क्या है, और जो भी लेंस है, जितने भी लेंस होते हैं वो लेंस जो है वो किस आधार पे काम करती है। तो लेंस का जो आधार होता है वो रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक है, जो अर्ली सनराइज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको बी कर लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मुड़ा हुआ जो दिखता है, कोई भी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखना, ऐसे कर लें, कोई भी वस्तु पानी में, कोई भी वस्तु या मछली दिखने की, पानी जब दिखते हैं तो कोई भी वस्तु छड़ी या मछली पानी में मुड़ा हुआ या नजदीक प्रतीत होना वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्शन से चीज़ें याद रखनी है। खासकर जो ऐसे सवाल आती हैं वो यही आती हैं कि पानी में डूबी हुई जो छड़ी जो होती है, स्टिक जो होती है, वो थोड़ा बेंड नजर आते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। आपने मछली को जब देखेंगे तालाब में या फिर किसी भी जगह पर अगर मछली को आप देखते हैं तो आपको जहाँ दिख रही है आप उसे पकड़ने जाइए, वो वहाँ नहीं होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जो हमें दिखता है वो होता नहीं हो। ठीक है, और तारों का ट्विंकल होना ये रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, और जल्दी सनराइज और डिलेड सनसेट जो होती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। इनको याद रखना। देखो, अर्ली सनराइज, एक बार क्वेश्चन ये भी आते हैं, सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये हमें लाल क्यों दिखते हैं? ठीक है, तो उसका रीजन अलग है। हमें जल्दी सनराइज और डिलेड सनसेट दिखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, और सनराइज और सनसेट के समय जो लाल ऑरेंज जो होता है वो किसी और रीजन से होता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा है आपका डिफ्रैक्शन। दूसरा आपका है डिफ्रैक्शन, जिसको कहते हैं विवर्तन। विवर्तन
तो ये क्या होता है ना, डिफ्रैक्शन, कि आप ऐसे समझिए कि कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें, आप पहले भी मैंने बता दिया कि लाइट एक वेव पार्ट है। तो कोई भी वेव जो है आ रही है और उसमें कोई अवरोध आ जाता है, ठीक है, अब कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, और इसी घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। जब कोई प्रकाश का स्रोत के बीच में कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए और उस अवरोध की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है, अगर हिंदी में डिफिनेशन बोलूं तो ये होती है, ठीक है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। और मेन मुद्दे आते हैं कि डिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ काम करता है। देखो, पहला, जो सीडी, आपके सीडी होते हैं या फिर डीवीडी होते हैं, होलोग्राम होते हैं, होलोग्राम को इधर उधर घुमाने पर, इधर उधर घुमाने पर कलर दिखता है। जो कलर दिखता है वो डिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। तो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सीडी, सीडी पे जो घुमाने जो कलर दिखते हैं उसका रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, तो आपको आंसर क्या देना है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वजह से होता है। दूसरा होता है, पेज को चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपने देखा सेल, जो सेल उसको कहते हैं जो समुद्र में पाई जाती है, जो आपको दिखेंगे बहुत सारे, आप उसकी शोपीस भी लग जाते हैं। तो जो सेल होते हैं उसका जो गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल, समुद्री सेल का गोल्डन व्यू दिखना भी डिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं डिस्पर्सन। तीसरा जो है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है ना, कि बहुत सारी किरणें आ रही होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी किरणें, पैरेलल किरणें जब आती है और किसी मीडियम से टकराती है, बिल्कुल टकराएगी, क्योंकि जो किरणें आ रही है वो टकराएगी नहीं मीडियम से। तो जब मीडियम से टकराती है ना, तो तो बहुत सारे रंग उसमें निकलते हैं टकराने के बाद, और वो अपने अपने एंगल में बढ़ जाते हैं। तो उस तो मीडियम से टकराने के बाद रंग का बढ़ना ही डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक है। प्रिज्म से जो किरणें गुजरती है, और प्रिज्म से गुजरने के बाद वो कई रंगों में जो किरणें बढ़ जाती है, तो उसका बढ़ने का मेन कारण डिस्पर्सन ही होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म से गुजरने वाली किरणें, गुजरने वाली किरणें कई रंगों में बढ़ने का कारण
डिस्पर्सन ही है। ठीक है, पहला। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि रेनबो में कितने सारे रंगों का दिखना भी डिस्पर्सन के कारण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इंटरफेरेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक, तो इंटरफेरेंस क्या होती है ना, कि अगर मैं ऐसे समझाऊँ इसको कि दो किरणें आ रही है और आने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि एक ऐसे जा रही किरणें, ठीक है, और एक ऐसे जा रही, जाने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकरा जाती है। ठीक है, और जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराती है तो ये दो किरणें अपने आप को फिर सुधारती है और फिर वहां से बढ़ती है अपने अपने रास्ते पे। तो दो किरणें जो जा रही है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराने के बाद जो अपने आप को रिफॉर्म करती है, और रिफॉर्म होने के बाद अपनी डायरेक्शन में जो जाती है उसको ही इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस ना तब होता है जब कुछ कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि इसके जो रेज के जो एम्पलीट्यूड होंगे दोनों के वो इक्वल होंगे, तभी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे। दूसरा, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस हैं तब जाकर के इंटरफेरेंस वाली घटना होती है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, सोप बबल्स में साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसमें कलर्स दिखाई देते हैं, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। दूसरा, आपने ऑयल ऑन रोड, अगर रोड में कहीं अगर तेल गिर जाता है तो उसमें भी कलर्स दिखाई देते हैं। ये दोनों इंटरफेरेंस, इनमें कलर दिखने का कारण इंटरफेरेंस है। ठीक है, अब आती है पांचवी चीज जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं 5 नंबर जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। इसमें आप लिख देते हैं ब्लैक कलर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ कलर की बहुत है। प्रकाश के
प्रकाश के तरीके हैं, ठीक है। देखो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है पहले उसको समझ लो कि देखो जब प्रकाश की किरणें ना वो वायुमंडल में जब आती है, जब कोई लाइट रे वायुमंडल में आती है, एटमॉस्फेयर में आती है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण हैं पहले से ही। तो जब कोई प्रकाश की किरणें आती है और उस धूल और कण से टकराती है, तो प्रकाश की किरणों को ये धूल और कण अवशोषित कर लेते हैं, मतलब उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। और खींचने के बाद ये उस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। तो सभी दिशाओं में फैलाना इन प्रकाश की किरणों को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कि प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में उपस्थित जो धूल और कण होते हैं उनमें टकराने के बाद वो धूल कण प्रकाश को अपने अंदर खींच लेते हैं और खींचने के बाद ये उन्हें जो फैलाते हैं सभी दिशाओं में, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या होता है वो चीजें देखना, मतलब कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपसे जिनका आंसर स्कैटरिंग होगा, वो चीज आप देखें। ए ब्लू स्काई जो दिखती है हमें, ये हमें स्कैटरिंग की वजह से दिखती है। और ओशियन भी जो ब्लू दिखती है, जो ब्लू ओशियन समुद्र जो हमें ब्लू दिखता है, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। रेड पे जो सिग्नल जो हमें दिखती है, रेड सिग्नल जो दिखती है वो स्कैटरिंग की वजह से होती है। सनसेट जो रेड दिखते हैं हमें, मैंने बताया था वहाँ पर आपको जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे कि अर्ली सनराइज और लेट सनसेट होने का कारण रिफ्लेक्शन है, लेकिन रेड क्यों दिखता है उसका कारण स्कैटरिंग। ये चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें, ठीक है। फिर आते हैं आपके और आपके यहाँ पे आएंगे स्कैटरिंग से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए वाइट क्लाउड्स जो बादल आपको वाइट दिखते हैं उसका रीजन आपके स्कैटरिंग में। अब 1 मिनट होल्ड ऑन सेकेंड। बैटरी लो होगी थी किसी की, तो वाइट क्लाउड्स जो दिखते हैं आपको वो स्कैटरिंग की वजह से दिखते हैं। वाइट जो फॉग दिखते हैं वो भी स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। ब्लैक स्पेस, जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे ना तो हमें यहाँ से तो स्काई ब्लू दिखते हैं, लेकिन जब हम जो अंतरिक्ष पे जाते हैं उनको जो स्पेस है वो ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक स्पेस का दिखना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और वहाँ पे मून भी 9 नंबर का कहने के लिए मून भी वहाँ पे ब्लैक स्काई ऑफ मून, मून का जो स्काई होता है वहाँ पे स्काई का ब्लैक कलर में।
ये सारे जो हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। ठीक है, एक और चीज जो आती है यहाँ पर जिससे पूछे जा सकते हैं स्कैटरिंग से, वो होते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने सुना ही होगा। तो टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, वो एक टिंडल इफेक्ट, इसको ये भी कह सकते हैं टिंडल स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब स्पेशली जब किसी कोलाइडल, कोलाइडल किसको कहते हैं, जैसे कि सच एज डस्ट हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया या फिर ब्लड हो गया, ये सब वो कोलाइडल सॉल्यूशन पूछा जाता है। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी पढ़ेंगे किसी और सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जब रोशनी मारते हैं, फिर जब रोशनी मारते हैं रोशनी मारते हैं तो वह चमकता है, तो वह चमकता है उसकी वजह से, और उसकी वजह से रोशनी स्कैटर होते हैं, तो उसको टिंडल इफेक्ट या टिंडल स्कैटरिंग कहते हैं। उसकी वजह टिंडल स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो किसी कोलाइडल में जब हम रोशनी मारते हैं, कोलाइडल मतलब डस्ट हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, इन सब चीज़ों पे जब हम रोशनी मारते हैं वो चमकता है, और उस चमक जो चमकता है उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये और कुछ भी नहीं है, बस एक तो और जो स्कैटरिंग से रिलेटेड आती है जो इम्पोर्टेंट है आपकी, रमन स्कैटरिंग। तो ये सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये चीज़ याद रखें। सीवी रमन, आपको ये भी बताना चाहिए कि जो भारत रत्न जो 1954 में स्टार्ट हुई थी, भारत रत्न, उसमें जो पहले जो भारत रत्न जो 3 आदमी थे, उनमें एक आदमी ये भी थे। तो 3 आदमी कौन कौन थे? राजा गोपालाचारी थे, एक सीवी रमन थे, और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ठीक है, वो उन 3 आदमियों में पहले भारत रत्न लेने वाले जो हैं, तीनों में जो 3 आदमी उसमें एक आदमी ये भी थे। ठीक है, सीवी रमन। नोबेल प्राइज भी इनको मिला रमन स्कैटरिंग के लिए, और उनको भारत रत्न मिल गया। ठीक है, तो अब रह जाते हैं आपके टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप ऐसे समझिए। देखो, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है, और कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो चीज़ों को देखें।
जब क्या होता है ना, जैसे कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें आप समझ लीजिए एयर से 2 मीडियम लेते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आएगा कि ये एक डिवाइडर है, यहाँ इसके ऊपर एयर है और इसके ऊपर वाटर है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आई तो ये रिफ्लेक्ट होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फिर ये इधर भी आते हैं, ठीक है। एयर से प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है, एयर से अंदर वाटर की ओर आ रही है, ठीक है। फिर जब वाटर से जब किरणें एयर की ओर जाएगी, एयर की ओर जाएगी तो इधर भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक समय आएगा कि वो पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर ही हो जाएगा, वो अंदर ही हो जाना है एक एंगल के बाद, कि यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन एक समय आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन अंदर ही हो जाना है, तब उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि ये जब डेंसर जब एयर जो है वो रेयर मीडियम में है और वाटर जो वो डेंसर मीडियम, रेयर को आई थिंक इसी तो सघनता मीडियम का सघन कहते हैं, रेयर को उससे हल्की वाली, ठीक है। वैसे मैं हिंदी बाद में बता दूंगा। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और जो क्रिटिकल एंगल होंगे जो क्रिटिकल एंगल होंगे वो बड़ी होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, या फिर ऐसे करें आप कि एक लिमिट होनी चाहिए। एक मिनट, कि जब जब प्रकाश की किरणें वाटर से एयर की ओर जाएगी तो कुछ एंगल तक तो वो रिफ्लेक्ट होगी उधर बाहर की ओर, लेकिन एक एंगल आएगी, एक लिमिट आएगा जब वो अंदर ही पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि एक कट ऑफ होना चाहिए, होता है ना कि एक कट ऑफ को क्रॉस कीजिए तभी आप सिलेक्ट होता है। तो एक कट ऑफ होता है, एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल का, उसको क्रॉस करना चाहिए, तब जा करके टीआईआर होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला इम्पोर्टेंट ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये बिल्कुल ही याद है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत आते हैं। जो रेनबो का जो डायरेक्शन होता है, रेनबोज रेनबो का जो डायरेक्शन होगा वो इज एलवेज मैंने आपको बताया था कि रेनबो में जो कलर दिखता है वो डिस्पर्सन की वजह से होता है, ठीक है। पर जब डिस्पर्सन होगी तो उसकी अपोजिट रेनबो जो जहाँ पे होंगी उसकी अपोजिट ड्यू टू
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा जो आता है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। मिराज। मिराज पता है क्या होता है? गर्मियों में आप देखते हैं जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको लगेगा ना कहीं कहीं जगह पे कि वहाँ पे पानी दिख रहा है कुछ आगे जा करके, पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता। जो पानी दिखता है उसे मिराज ही होता है। ये ज़्यादातर आपको रेत में मिल जाते हैं। पांचवा लिखे हैं मिराज occurs due to total internal reflection। पांचवा जो होंगे आपके glittering of air bubble। ठीक है, तो ये टी आई आर के यूजेस हैं। एक और जो छोटी सी चीज़ें रह जाती है उसको पूरा ही कर देते हैं। 7th नंबर में पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के यूज सिर्फ दो जगह ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो 3D मूवीज होते हैं, जो सन ग्लासेस वो पोलराइज होते हैं। मूवी हॉल पे आप अगर देखने गए हो, जैसे कि रॉबर्ट अभी जो अक्षय कुमार गए थे 2.0, वो आपको उसने एक सन ग्लास दिया हो तो फ्लोराइड होते हैं, और बहुत सारे सन ग्लासेस में भी होते हैं। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे, क्योंकि हमने वो सब सारी चीज़ें को कवर किया है। अब जो रह जाती है थोड़ी सी, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी कितनी होती है वो चीज़ों को पढ़ेंगे, और कहाँ पे जो जो लाइट की स्पीड जो होती है कहाँ पे कितना होता है वो भी देखेंगे, और उस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। हालांकि ज़्यादा आते नहीं है सब चीज़ें, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं आने हैं आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और जल्दी इसको ख़त्म करके दूसरे चैप्टर में की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट इससे मिलता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। सब्सक्राइब करने के जहाँ करते हैं उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करना ना भूलें। आप उसे प्रेस करेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन चले जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।